स्वागत है आप सभी का। और आज के एपिसोड में जारी है प्रेमराज जैन साहब से मुलाकात का सिलसिला। जीवन की संध्या काल में इससे ज़्यादा सुखद अनुभव क्या होगा कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे हज़ारों की तादाद में आज इधर उधर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कामयाबी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद आपने ये तय किया कि आपको पूरी तरह सक्रिय रहना है और आपको ये लगा कि मैं सतत कर्मशील रहकर ही बुढ़ापे का स्वागत कर सकता हूँ, या जो उम्र आ रही है, क्योंकि कमोबेश सभी को इस उम्र से गुजरना होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह बढ़ती हुई उम्र का स्वागत किया जाए? ऐसा मैंने ये सोचा था कि जिस समय मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे साथी थे वो कुछ प्राइवेट जॉब वर्क किया करते थे। कोई किसी जौहरी के यहाँ काम करता था, कोई किसी यहाँ टाइपिस्ट होता था। मुझे लोग कहा करते थे कि आप क्या करोगे रिटायरमेंट के बाद। मैंने कहा भाई अभी तो हमने कोई सोचा नहीं। लेकिन उसके बाद 77 के अंदर जब रिटायरमेंट पर होने लगा, उसके पहले ही मुझे लोक शिक्षण संस्थान में उनके सेक्रेटरी साहब से ऑफर मिला कि साहब यहाँ शॉर्ट हैंड पढ़ाइए, आप शॉर्ट हैंड की क्लास खोलिए, हम चाहते हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड का प्रचार हो। इसलिए तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू रखा ठेर तक, और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मॉनिटरी भी फ़ायदा हुआ और शारीरिक स्वास्थ्य भी मेरा ठीक रहने लगा। तो आप ये कहना चाहेंगे कि बढ़ती हुई उम्र के साथ ही सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है और वाकई निरंतर क्रियाशील रहने से बढ़ती हुई उम्र का एहसास कम होता है। ये सही बात है। आज मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को जब तक शरीर चलता है, आँख कान स्वस्थ हैं, तब तक कार्य करते ही रहना चाहिए। हालांकि पैरों से कम है, लेकिन फिर भी वॉकर से भी चलते हैं, लेकिन अपना काम करते हैं, अपना काम सब कर लेते हैं। मैं किसी हमने आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात की, आपकी धर्मपत्नी के बारे में बात की, और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे 3 लड़के हैं मेरे पास, जिसमें 2 लड़के, एक तो प्राइवेट सेक्रेटरी है मिनिस्टर साहब के, पारिक साहब के, एक इसमें सेंट्रल बैंक में है, एक तो जवाहरात का काम करता था, वो सबसे बड़ा है, वो रिटायर्ड हो गया। अभी 2 लड़के हैं, जो एक तो सेंट्रल बैंक में है और एक इसमें पारिक साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी है। इतना सब कुछ काम किया, आज भी आप सक्रिय हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा, उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे सफर में? धर्मपत्नी का तो हमेशा जो गृहस्थ जीवन का साथ होता है बड़ा, हालांकि वो भी अभी काफ़ी, वो भी 85 साल की, वो भी काफ़ी सख्त है एक तरह से, बिस्तर पर ही रहती, लेकिन फिर भी वो मेरे से भी ज़्यादा सक्रिय है अभी तक। घर का काफ़ी काम कर, उनके पैरों में सूजन वगैरह रहती है, पैर उसका हाथी पगा जिसको कहते हैं ना, वो रखा। देखें अभी 2-3 दफ़े ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्हीं का मैं तो समझता हूँ कि पुण्य प्रताप। जब घर की बात चली है तो घर के सदस्यों को आप किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ने पे कोई परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं? कहते हैं कि बुजुर्गों के पास अनुभव का खजाना होता है, तो आपको लगता है कि आज की पीढ़ी उनसे परामर्श लेना चाहती है? परामर्श लेने वाले तो बहुत कम ही दिखते हैं। वो भी ज़्यादातर आजकल अपनी पत्नी के कहने में ज़्यादा रहते हैं। फिर भी हमारे जहाँ तक हमारे यहाँ का परिवार का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ मेरे बच्चों में अभी वो प्रवृत्ति नहीं है जो आजकल के लड़कों में। वो बड़े ओबीडियंट हैं, बिल्कुल बहुत ही सेवा करते हैं। तो इस मामले में आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और जब बात बदलाव की चली है, परिवर्तन की चली है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आजकल के बुजुर्ग आधुनिकता को कोसते हैं और उन्हें किस तरह आज की व्यवस्था से समायोजन अपना करना चाहिए, क्योंकि वो अपने समय को, पुराने समय को ही बेहतर बताते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे जितने भी नॉलेज में बुजुर्ग आए हैं, हमारा जैसे हम साथी, कम से कम 8-9 साथी ऐसे हैं जो अभी 70-80 के साल के, उनमें उनके परिवार को भी मैं देखता हूँ बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अपने
पुराने परिवार चलते थे। अभी माँ बाप की आज्ञा मानना, उनके कहने के अनुसार चलना चलते हैं। अब आने वाली पीढ़ी कैसे। जैसा एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है वरिष्ठ नागरिकों को एक ख़ास तरह की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। हालांकि सरकार बहुत सारी योजनाएं वृद्धजन के लिए चला रही है, लेकिन क्या आपको लगता है आप उससे संतुष्ट हैं? कोई सुझाव इस बारे में और आप देना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी है। अब जैसे हम जैसे पेंशनर्स लोग हैं, हम तो इसके बारे में काफ़ी संतुष्ट हैं। तो ये आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो ये योजनाएं चलाई जा रही है वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो अच्छी हैं? ये काफ़ी अच्छी हैं और इसका सुचारू रूप से संचालन हो, क्रियान्वयन और बेहतर होना चाहिए। क्रियान्वयन में जो लगे हुए लोग हैं, जो इसके ऊपर जो जिनका नियंत्रण है, वो यदि उसमें कुछ सुधार करें, उसमें वैसे पारिवारिकता की तौर पर रखें उनको, तो बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे वो उस पर थोपने की तौर पर, मतलब वो एक बॉसिंग की तौर पर यदि कोई जैसे वृद्धाश्रम में उनके मैनेजर वगैरह वो चाहे को नहीं ये तुम ऐसे ही करो, लेकिन वो यानी ये काम सेवा की भावना के अनुसार किया जाना चाहिए। एक बहुत लंबा अरसा आपने बतौर शिक्षक गुजारा है, तकरीबन 35 साल, और उससे भी ज़्यादा शुरुआती दौर भी आपका एक शिक्षक के रूप में गुजरा। तो आज के परिदृश्य में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा आपने गुजारा है बतौर शिक्षक? मेरा तो यही मानना है कि शिक्षक को शिक्षार्थी के प्रति जितनी उसकी जिज्ञासा हो उसकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। कई एक शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यार्थी को जो चाहिए, मतलब विद्यार्थी जो जिस तरह की वो सूचना चाहता है या जो उत्तर चाहता है, या मतलब वो उसके अनुकूल वो व्यवहार नहीं करता। लेकिन समय के साथ साथ आपको लगता नहीं है कि पहले शिक्षा देने के तौर तरीकों में, शिक्षक के व्यवहार में और आज के शिक्षार्थियों के व्यवहार में और शिक्षा ग्रहण करने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है? बहुत बदलाव आ गया है। पहले के शिक्षक शिक्षार्थी को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। आजकल के शिक्षक तो ज़्यादातर अपने स्वार्थ के। आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? इसकी वजह समय का परिवर्तन समझिए, या कुछ लोगों की मानसिकता का परिवर्तन। आजकल लोगों का ध्यान ज़्यादातर अपने स्वार्थ की तरफ ही ज़्यादा रहता है। किस तरह की पूर्ति हो सकती है, कितना मैं शिक्षक से पैसा वसूल कर सकता हूँ, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना चाहता है। जबकि होना यही चाहिए कि कम से कम जितना वो दे सके उससे भी कम उसे वसूल करे, तो उसके माता पिता भी खुश रहते हैं और वो बच्चा भी अपने शिक्षक के प्रति आदर भाव रखता हुआ काम करता है। और आज जो वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सामाजिक संवेदनहीनता का परिचायक है, या आपको लगता है बदलते दौर की ज़रूरत है वृद्धाश्रम होना, ओल्ड एज होम होना? ये तो बदलते हुए ज़माने की ज़रूरत है ही है, बढ़ना चाहिए। पैसे तो वृद्धाश्रम बढ़ने चाहिए वृद्धाश्रम क्योंकि आजकल परिवार का विभाजन होता जा रहा है दिन दिन। आजकल हम देख रहे हैं संयुक्त परिवार नहीं है, लड़के लड़कियां आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके बहुत बाहर जा रही हैं। अब उनके भी कैरियर का सवाल है। यदि हम उनको बाहर नहीं भेजते हैं तो उनका भी जीवन ठीक नहीं, तो उस कारण भी ये पारिवारिक विभाजन होता जा रहा है। उसमें वृद्धों का वो बहुत कम ध्यान रखते हैं। इसलिए वृद्धाश्रम यदि सुचारू रूप से संचालन हो तो ये बहुत ही एक आवश्यक है और होना भी चाहिए। इस तरह से सरकार को वृद्धों के प्रति इतना अनुराग अवश्य होना चाहिए। हाँ, और आपको क्या क्या लगता है कि बुजुर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगे, या और कोई आपको लगता है कुछ और योजनाएं शुरू की जानी चाहिए? वृद्धाश्रम में ये है कि उनके जो स्वास्थ्य का जो परीक्षण होता है ना, उसको बराबर परीक्षण करते रहना चाहिए और
उनके हिसाब से उनकी सेहत को लेकर और ज़्यादा उनकी सेहत के काम बारे किए में जाने की ज़रूरत है। उनकी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी देखभाल बड़ा सुचारू रूप से हो तो शायद और वो ज़िंदगी में थोड़े वर्ष और निकाल सकते हैं। ऐसी और कोई ख़ास बात जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, ऐसा कोई वाकया अपने काम के बारे में, अपने परिवार के बारे में या आपकी सोच के बारे में? क्योंकि आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आधुनिकता के साथ समायोजन भी एक बुज़ुर्ग के लिए ज़रूरी है, निरंतर सक्रिय रहना भी उसके लिए ज़रूरी है। आप इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो बुज़ुर्ग वरिष्ठ नागरिक है उनको एक तो अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करना चाहिए जिसमें वो सारे दिन रात बिजी रहे, व्यस्त रहे। दूसरा, उनका बच्चों के प्रति बहुत ही, वैसे तो अनुराग होता ही है, बहुत कम ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बच्चों के प्रति प्रेम नहीं रखते, लेकिन ज़्यादातर वृद्ध लोग बच्चों के प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं और वो उनको चाहिए वो आगे उनको बढ़ाने में उनके जो स्वास्थ्य के बारे में भी ठीक रहेगा और वो खुद भी ठीक रहेगी। इस बार बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए और अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए। जीवन की संध्या काल में जिस तरह आप सक्रिय हैं, सतत क्रियाशील होकर काम कर रहे हैं, हमारी आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह काम करते रहें और हिंदी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण बहुत से स्टूडेंट्स को सक्रियता के साथ देते रहें। फिर होगी अगले एपिसोड में एक और बुजुर्ग के साथ हमारी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।